प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भक्ति काल की निर्गुण शाखा के अंतर्गत प्रेम मार्ग की शाखा के प्रमुख प्रवर्तक माने जाने वाले मलिक मोहम्मद जायसी के मानसरोवर खंड से व्याख्या करेंगे। एक दिवस पुण्योतिथि आई, मान सरोदक चली नहाई। पद्मावती सब सखी बुलाई, जन फुलवारी सभे चली आई। कोई चंपा कोई कुंद सहेली, कोई सुकेत करना रसबेली। कोई सो गुलाल सुदर्शन राती, कोई सो बकावरी बकुचन भांति। कोई सो मौल श्री पहुपावती, कोई जाही जूही सेवती। कोई सोन जरद कोई केसर, कोई सिंगार हार नागेसर। कोई कूजा सदवर्ग चमेली, कोई कदम सुरस रस बेली। चली सबह मालती संग, फूली कवल कुमोद। बेंदी रहे गन गंधर्व, बास परम दामोद। प्रस्तुत पंक्तियां मानसरोवर खंड से संकलित हैं। पूर्णिमा के दिन पद्मावती अपनी सहेलियों के साथ मानसरोवर पर स्नान करने के लिए जाती है। तो कवि ने उसका और उसकी सहेलियां जो आपस में मिलजुल करके जाती हैं, तो किस तरह से लगता है कवि ने इसका वर्णन इन पंक्तियों में किया है। तो एक दिवस पुण्योतिथि आई, मान सरोदक चली नहाई। एक दिन पूर्णिमा थी और पूर्णिमा को पद्मावती ने अपनी सभी सखियों को बुलाया और कहा कि मानसरोवर पर स्नान करने के लिए सब चलेंगे। पद्मावती के बुलाने पर सभी सखियां आईं और वे परस्पर मिलजुल करके मानसरोवर में स्नान करने के लिए चल पड़ी। रंग बिरंगे वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित वे इस प्रकार लग रही थीं जैसे कि मानो साक्षात कोई फुलवारी चलती चली जा रही है। सभी सखियों ने भांति भांति के वस्त्र, रंग बिरंगे और आभूषण धारण किए हुए हैं। तो कवि की अपनी कल्पना है। कवि कहते हैं कि कोई तो उनमें से चंपा के समान थी, कोई कुंद, कोई सुकेत, कोई कर्ण, कोई गुलाल, कोई लाल सुदर्शन, कोई बकावरी के समान लग रही थी, यानी भांति भांति के पुष्पों के समान। कोई मौलश्री, कोई पहुपावती, कोई जाही जूही सेवती, सोन जरद केसर हार सिंगार नागेसर, कूजा यानी जगली गुलाब, चमेली कदम के समान लग रही थी। वे जब सब साथ साथ चली तो कवि कहते हैं, चली सबे मालित संग, फूली कमल कुमोद। बेंधी रहे गंधर्व, बास परम दामोद। कि जब वे सारी पद्मावती की सखियां एक साथ चली तो ऐसा लग रहा था जैसे कि कमल और
कुमुद साथ चल रहे हों। कमल और कुमुद या कुमुदनियाँ साथ साथ चल रही हैं। उनके शरीर से सुगंध निकल रही थी और वे सारी की सारी सखियाँ और पद्मावती परस्पर हास प्रयास करती हुई, मनोविनोद करती हुई, आमोद प्रमोद करती हुई प्रसन्नता से युक्त चलती चली जा रही थी। इस प्रकार इन पंक्तियों में कवि ने पद्मावती और उसकी सहेलियों का स्नान के लिए मानसरोवर पर जाते समय की जो शोभा है उसका वर्णन किया है। आगे देखेंगे। खेलत मान सरोवर गई, जाई पाल पर ठाड़ी भई। देख सरोवर हंसे कुलेली, पद्मावती सो कहिए सहेली। ए रानी मन देख बिचारी, ए नेहर रहना दिनचारी। जो लगे अहे पिता कर राजो, खेल खेलो जो खेलो आजो। पुण्य सासुर हम गवनव काली, कित हम कित यह सरवर पाली। कित आवन पुण्य अपने हाथा, कित मिलके खेलब एक साथा। सासु ननद बोलिन जीव लेऊ, दारुन ससुर न निसरे देही। फ्यू प्यार सिर ऊपर, पुण्य सो करे दहु काहा। दहु सुख राखे की दुख, दहुकत जन्म निभा। जब पद्मावती और उसकी सहेलियां मान सरोवर पर स्नान करने के लिए गईं, तो वहां सखियां पद्मावती से पीहर और ससुराल के रहन सहन के अंतर के बारे में बातें करने लगी और वो ये मानने लगी कि जब तक हम पिता के घर हैं, जब तक हम पीहर में हैं, तब तक ही हम स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं और इस तरह से खेलने की या एक साथ मिलने जुलने की छूट हमको है। देखिए आगे क्या कहती हैं कि खेलत मान सरोवर गई, जाई पाल पर ठाड़ी गई। पद्मावती और उसकी सखियां हास प्रयास करती हुई, क्रीड़ा करती हुई मान सरोवर के पास पहुंची और वे वहां किनारे के ऊंचे भाग पर जाकर के खड़ी हो गईं। देखी सरोवर हंसे कुलेली, पद्मावती सो कहिए सहेली। मान सरोवर को देख करके वे हंसती हुई कलोल करने लगी, यानी कि वो हास प्रयास कर रही हैं, आमोद प्रमोद करने लगी। पद्मावती सो कहिए सहेली। तब एक सहेली ने पद्मावती से कहा, हे रानी मन देख विचारी, ए नेहर रहना दिनचारी। हे रानी तनिक मन में विचार करके देख लो और समझ लो कि अब पीहर में या पिता के घर थोड़े ही दिन रहना है, क्योंकि जो लगे अहे पिता कर राजू, खेल ले जो खेलो आजो। पिता के घर अब थोड़े ही समय रहना है और जब तक हम पिता के घर हैं, पिता के शासन में हैं, तब तक ही हम यहाँ पर इस तरह से खेल सकती हैं। और जो लगे अहे पिता का राजू, खेल ले जो खेलो आज। आज जो हम सब खेल रही हैं इसका कारण यही है कि हम पीहर में हैं, पिता के घर हैं, इसलिए स्वतंत्र हैं। पुण्य सासुर हम गवनव काली, कित हम कितिय सरवर पाली। सखी कहती है कि पीहर में
हम सदा नहीं रह सकते। कल जब हमारा ब्याह हो जाएगा और हमें ससुराल जाना पड़ेगा तो खेलने की छूट पीहर में ही हो सकती है, ससुराल में नहीं। इसलिए समय रहते हम सब जब तक पिता के घर में हैं इस तरह के खेल खेल सकती हैं। क्योंकि जब हम पिता के घर से चली जाएंगी तो इस तरह हम सब एकत्र होकर एक स्थान पर पुनः मिल पाएं, खेल पाएं, ऐसा संभव नहीं होगा। और आज की तरह हम सब मिलने के लिए एक साथ एकत्र भी नहीं हो पाएंगे। तो कहाँ तो हम होंगी विवाह हो जाने के उपरांत, कहाँ हमें यह पाल दिखाई देगी, कहाँ हम सखियाँ आपस में मिल पाएंगी। तात्पर्य कहने का यही है कि हम इस पाल से बहुत दूर हो जाएंगे। पाल पर यूँ खेलने के लिए एकत्र होना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। ऐसा अवसर फिर से प्राप्त होना संभव नहीं है। कित आवन पुण्य अपने हाथा, कित मिलके खेलब एक साथा। कहती हैं कि जब हम ससुराल चले जाएंगे तब हमें आज की जैसी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी। हमारा यूँ एक साथ मिलकर खेलना भी संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ से आना, मिलना, खेलना तब अपने हाथ में नहीं रह जाएगा। सास ननद बोले जे लेहू, दारुण ससुर न निसरे देहु। हो सकता है सास और ननद ऐसे कड़े बोल बोले, उनके उलाहने सहने पड़े कि वो सहने पड़े और वो बर्दाश्त से बाहर ही हो जाए। दारुण ससुर न निसरे देहु। और हो सकता है दारुण या कठोर स्वभाव का ससुर हमें घर की देहरी से बाहर ही न जाने दे। तो इस तरह खेलना, एक साथ एकत्रित होना तो कहीं संभव ही नहीं हो पाएगा। प्यू प्यार सिर ऊपर, पुनिसो करे दहु कहा, दहु सुख राखे कि दुख, दहु कतन जन्म निभा। आगे कवि कहते हैं कि सखियां कहती हैं प्यू प्यार सिर ऊपर, कि प्यू यानी प्रियतम का या प्रिय का ध्यान रखना ही हमारा सबसे प्रमुख कार्य हो जाएगा। पुण्य सो करे दहु कहा, वह जैसा व्यवहार करेगा उसे सहना पड़ेगा। वह दुख दे या सुख दे, हर स्थिति को सहन करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। तो दहु सुख राखे कि दुख, दहु कत जन्म निभा। पता नहीं कैसा व्यवहार करेगा, वह हमें दुख देगा या सुख देगा, यह कोई अपने बस में वहाँ नहीं होगा। फिर भी वह जिस किसी भी तरह से हमारे को रखेगा, हमें उसी तरह से रहना पड़ेगा, उसी तरह से जीवन निर्वाह करना पड़ेगा। चाह करके भी हम अपनी इच्छा से, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाएंगे। इस तरह इन पंक्तियों में कवि ने सखियों के माध्यम से विवाह के पहले और विवाह के पहले पीहर में लड़की को प्राप्त होने वाली स्वतंत्रता का तथा विवाह के उपरांत ससुराल के सदस्यों के जो कड़े और रूखे व्यवहार के बारे में बतलाया है।
धन्यवाद।